नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेफ्टी टॉक्स विद गौरव में। दिस इज़ मी गौरव। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उपहार सिनेमा फायर ट्रेजेडी के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम लोग उपहार सिनेमा फायर की डीप डिटेल्ड केस स्टडी के बारे में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम कुछ बेसिक डिटेल्स जानते हैं इस ट्रेजेडी के बारे में, जैसे कि इसका नाम क्या था और इसकी लोकेशन क्या थी और डेट और टाइम जो थी वो क्या थे। तो दोस्तों, ये जो इंसिडेंट था या जो ये ट्रेजेडी थी वो उपहार सिनेमा फायर के नाम से जानी जाती है। और लोकेशन जो थी वो उपहार सिनेमा ग्रीन पार्क दिल्ली में जो है वो ये ट्रेजेडी हुई थी। और इसका डेट और टाइम जो था वो था 13 जून 1997, 3:33 PM पे ये जो ट्रेजेडी है वो हुई थी। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको ले चलेंगे दिल्ली के दिल में स्थित एक प्रेस्टिजियस प्लेस की ट्रैवलिंग पर। यह है साउथ दिल्ली के पॉश इलाकों में से एक ग्रीन पार्क में लोकेटेड उपहार सिनेमा हॉल। दोस्तों, उपहार सिनेमा हॉल एक 5 स्टोरी बिल्डिंग है जो ग्रीन पार्क एक्सटेंशन शॉपिंग सेंटर नई दिल्ली में 2480 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट पर लोकेटेड है। इस प्लॉट का ज्वाइंट ओनरशिप जो था वो अंचल भाइयों के पास था। इसके अलावा दोस्तों, इस बिल्डिंग के पहले और दूसरे मंजिल पर 750 सीटों वाला सिनेमा ऑडिटोरियम और 250 सीटों वाली बालकनी लोकेटेड थी। दोस्तों, यह सिनेमा अपने समय में एंटरटेनमेंट का एक मेजर सेंटर हुआ करता था। और दोस्तों, ग्राउंड फ्लोर में वेस्टर्न फ्लोर पर 3 कमरे और एक पार्किंग वेन्यू भी शामिल था। दोस्तों, पार्किंग वेन्यू के एक तरफ 500 केवी का पावर ट्रांसफार्मर और दूसरी तरफ 1000 केवी का ट्रांसफार्मर जो था वो स्थित था। इसके अलावा दोस्तों, इन ट्रांसफार्मरों की इंस्टॉलेशन और रखरखाव दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड DVB द्वारा किया जाता था। इस प्रकार उपहार सिनेमा हॉल न केवल सेंटर ऑफ एंटरटेनमेंट था बल्कि टेक्निकल अप्रोच से भी बहुत इंपॉर्टेंट था। इसकी स्ट्रक्चर और लोकेशन इसे विशेष बनाते थे। यह दिल्ली के मेन सिनेमाज में से एक था जिसकी एक हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस थी। दोस्तों, यह था हमारे उपहार सिनेमा हॉल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, या यूं कह सकते हैं कि एक छोटा सा परिचय। तो इसके बाद चलिए आइए दोस्तों, अब हम एक भयानक घटना की ओर जो 13 जून 1997 को उपहार सिनेमा हॉल में घटित हुई उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, यह घटना न केवल दिल्ली बल्कि पूरे शहर के लिए एक बड़ा हादसा थी। आइए जानते हैं इस दर्दनाक घटना का एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, 13 जून 1997 की सुबह उपहार सिनेमा हॉल के ग्राउंड फ्लोर पर लोकेटेड एक घर में आग लग गई। यह आग वहां लोकेटेड एक ट्रांसफार्मर में से एक में उत्पन्न हुई थी, जिसे DVB ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित किया और आग को जो है वो बुझा दी गई। इसके अलावा दोस्तों, इंस्पेक्शन करने पर पता चला कि ट्रांसफार्मर की 3 लो टेंशन वायर पार्शियल एस्पेक्ट से जल चुकी थी, जिसमें दोस्तों DVB के इंस्पेक्टर्स ने इसकी रिपेयरिंग की और ट्रांसफार्मर को रिचार्ज किया। लेकिन एलिज्ड लूज कनेक्शंस के कारण रिपेयरिंग के बाद भी ट्रांसफार्मर में स्पार्किंग होती रही। दोस्तों, लूज केबल्स टूटकर लटक गईं और रेडिएटर के साथ टकराकर उसमें एक छेद जला दिया। इस छेद से ट्रांसफार्मर का ऑयल लीक होने लगा और दोस्तों, गर्मी और लूज केबल्स के कांटेक्ट से एक फ्लेम लिटअप हुआ और शाम करीब 4:55 आग जो है वो भड़क गई। दोस्तों, ऑयल एब्जॉर्प्शन वाले चैम्बर की एब्सेंस के कारण ऑयल पार्किंग वेन्यू तक फैल गया, जहां कारें मात्र 1 मीटर की दूरी पर खड़ी थी। दोस्तों, सिनेमा कॉम्प्लेक्स में उस समय फिल्म बॉर्डर की मैटिन शो चल रही थी। आग ने जल्दी ही पार्किंग वेन्यू से होते हुए सीढ़ियों तक पहुंचकर सिनेमा हॉल की ओर बढ़ना चालू कर दिया। एयर कंडीशनिंग सिस्टम ने धुआं एब्जॉर्ब कर लिया और हॉल के अंदर पॉइजनस स्मोक भर गया, जिससे लोगों का दम घुटने लगा। दोस्तों, जैसे ही DVB के ग्रीन पार्क कंप्लेंट सेंटर के शिफ्ट इंचार्ज को इन्फॉर्म किया गया तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बंद कर दी गई, जिससे दोस्तों इमारत में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि सिनेमा हॉल में इमरजेंसी लाइट्स नहीं थी और ना ही बाहर निकलने के रास्ते अच्छे से मार्क थे। तो दोस्तों, घोर अंधेरे में लोग बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। इस घुटन और भगदड़ में दोस्तों 59 लोगों की जान चली गई, जिनमें 23 बच्चे भी शामिल थे और 100 से अधिक लोग घायल हो गए। यह घटना दोस्तों न केवल उपहार सिनेमा हॉल के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक बड़ा सबक बनी। तो दोस्तों, यह था उपहार सिनेमा हॉल की त्रासदी का एक डार्क चैप्टर जो हमने इस केस स्टडी के एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में डिस्कस किया। तो चलिए आइए इसके बाद दोस्तों, अब हम थोड़ा और बात करते हैं इस घटना के क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स के बारे में, जो कि 13 जून 1997 की उस भयानक घटना की जो उपहार सिनेमा हॉल में हुई थी। यह एक ऐसा दिन था जिसने कई परिवारों को दुख में डाल दिया। चलिए जानते हैं उस दिन की सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स या क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स इन उपहार सिनेमा के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले सुबह 6:55 पर उपहार सिनेमा हॉल के ग्राउंड फ्लोर पर लोकेटेड ट्रांसफार्मर में आग लग गई। यह ट्रांसफार्मर दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा इंस्टॉल किया गया था।
इसके बाद दोस्तों सुबह 7:25 पर फायर ब्रिगेड ने आग को कंट्रोल कर लिया, लेकिन यह रिलीफ जो था वो कुछ समय के लिए ही थी। इसके बाद दोस्तों सुबह 11:30 पर डीबीबी स्टाफ द्वारा रिपेयरिंग के बाद पावर रिस्टोर कर दी गई। ऐसा लगा कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है। इसके बाद दोस्तों शाम 4:55 पर इसी दौरान मैटिन शो के दौरान एक और आग लग गई। यह आग पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा विनाशकारी साबित हुई। इसके अलावा दोस्तों इस आग में 59 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हो गए। यह हादसा न केवल उपहार सिनेमा हॉल के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक बड़ा सबक बन गया। दोस्तों यह था 13 जून 1997 की सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के बारे में, इस घटना के बारे में और उपहार सिनेमा फायर ट्रेजेडी का सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो कि 13 जून 1997 को। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद अब हम बात करेंगे 13 जून 1997 को उपहार सिनेमा हॉल में हुई भयानक घटना की उन बातों के बारे में जिनकी वजह से ये समस्या बढ़ी। इस हादसे में कई कारणों से समस्याएं और भी गंभीर हो गई। तो उनमें से दोस्तों सबसे पहले, फॉर द गाइडेंस ऑफ द पब्लिक के लिए कोई फंक्शनल पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम नहीं थी। ये हॉल में प्रेजेंट लोगों को सेफली निकालने के लिए इंस्ट्रक्शन देने में अनकेपेबल साबित हुई। इसके अलावा दोस्तों इमरजेंसी लाइट, फुल लाइट और अदर लाइट्स के एब्सेंस के कारण हॉल में पूरा अंधेरा था। इस अंधेरे में लोग बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज पाए। इसके अलावा दोस्तों हॉल में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के कारण गैंगवे ब्लॉक्ड हो गए थे, जिससे एस्केप रूट्स ब्लॉक हो गए। कई एस्केप गेट्स बंद थे। इसके अलावा सीढ़ियों के एग्जिट डोर भी बंद कर दिए गए थे, जिससे कई पीड़ित जो है वो वहाँ पे फंस गए थे। इसके अलावा दोस्तों खाली समझी जाने वाली जगहों पर अनऑथराइज शॉप्स चलाई जा रही थी, जो एवैक्यूएशन रूट्स में ऑब्स्टिकल बन गई, जिसमें दोस्तों इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स का वायलेशन किया गया था। कोई पीरियोडिक मेंटेनेंस नहीं था, कोई फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं थे, कोई आइसोलेशन इक्विपमेंट्स भी वहाँ पे नहीं थे। बिजली के तार रैंडम मेथड से फैले हुए थे, जो आग फैलने का एक बड़ा कारण बने। इन सब कारणों से मिलकर इस त्रासदी को और भी गंभीर बना दिया। यह घटना न केवल उन लोगों के लिए दुखदाई थी जो इसमें फंसे थे, बल्कि दोस्तों उन सभी के लिए एक सबक भी थी जो पब्लिक प्लेसेस की सेफ्टी को लेकर लापरवाह होते हैं। दोस्तों यह था हमारे सिनेमा उपहार हॉल की घटना की समस्याओं का कारण और उसकी एक झलक। तो इसके बाद आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं 13 जून 1997 को उपहार सिनेमा हॉल में हुई घटना के इम्पैक्ट एंड लॉसेस की। तो दोस्तों इस भयानक घटना ने कई जिंदगियों को तबाह कर दिया। आइए जानते हैं इस हादसे का क्या इम्पैक्ट हुआ। दोस्तों ग्राउंड फ्लोर पर लगी आग के कारण थिक स्मोक सिनेमा हॉल के अंदर घुस गया। एयर कंडीशनिंग डक्ट्स के माध्यम से सबसे पहले धुआं 750 लोगों की कैपेसिटी वाले ऑडिटोरियम में भरना शुरू हुआ, जिससे लोग सेफ्टी की ओर भागने लगे। इलीगल एक्सटेंशन, ब्लॉकेजेस, एक्स्ट्रा सीट्स और क्लोज एग्जिट गेट्स के कारण बालकनी में मौजूद लोगों के लिए बचना मुश्किल हो गया। इस अफरा तफरी और स्मोक के कारण 59 लोगों ने दम घुटने और भगदड़ के चलते अपनी जान गंवा दी। इसके अलावा दोस्तों इनमें से 23 बच्चे भी शामिल थे। इसके अलावा 100 से अधिक लोग जो थे वो वहाँ पे घायल हो गए। यह घटना दोस्तों न केवल उन लोगों के लिए दर्दनाक थी जो इसमें फंसे थे, बल्कि उनके परिवार और प्रियजनों के लिए भी एक बड़ा आघात थी। इस त्रासदी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और पब्लिक प्लेसेस की सेफ्टी पर गंभीर सवाल उठाए। दोस्तों यह था उपहार सिनेमा हॉल की इम्पैक्ट एंड लॉसेस और नुकसान। तो दोस्तों चलिए इसके बाद आइए अब हम बात करेंगे 13 जून 1997 को उपहार सिनेमा हॉल में हुई घटना के बाद की रिस्पॉन्स एंड रिहेबिलिटेशन की। इस त्रासदी के बाद क्या कदम उठाए गए और किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, आइए जानते हैं। दोस्तों घटना के बाद दिल्ली फायर सर्विसेज को मैनेजर से शिकायत मिली। भीकाजी कॉम्प्लेक्स और सफदरगंज फायर स्टेशनों से फायर टेंडर तुरंत बचाव कार्य के लिए रवाना किए गए। फायर फाइटर्स ने करीब 1 घंटे में आग बुझाई और बालकनी में फंसे लोगों को बाहर निकाला। फायर फाइटर्स ने दरवाजे खोले और फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला। घायलों को तुरंत अस्पतालों में पहुंचाया गया। इस बचाव कार्य में फायर फाइटर्स ने अपनी जान की परवाह ना किए बिना काम किया। दोस्तों घायलों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज किया गया। इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिन्हें इमीडिएट मेडिकल एड की जरूरत थी। प्रोसिक्यूटर्स के अनुसार दोस्तों स्टाफ और मैनेजमेंट का कोई सदस्य रेस्क्यू ऑपरेशन में पार्टिसिपेट लेने के लिए मौके पर मौजूद नहीं था। यह भी एक बड़ी कमी साबित हुई और इसने इस स्थिति को और भी गंभीर बना दिया। दोस्तों यह था उपहार सिनेमा हॉल की घटना के बाद की रिस्पॉन्स एंड रिहेबिलिटेशन का एक्सप्लेनेशन। इस त्रासदी ने कई जिंदगियों को तबाह कर दिया और हमें फायर सेफ्टी एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस का एहसास कराया। तो आइए इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं 13 जून 1997 को उपहार सिनेमा हॉल में हुई त्रासदी
त्रासदी के कॉन्सिक्वेंसेस की, इस हादसे ने न सिर्फ जिंदगियों को तबाह कर दिया बल्कि जुडिशियल एंड सोशल लेवल पर भी कई बड़े बदलाव लाए। आइए जानते हैं इसके बाद क्या हुआ। दोस्तों, सीबीआई की चार्जशीट में थिएटर मालिकों समेत 16 लोगों को सेक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड 304, 304 ए और 337 के तहत आरोपी बनाया गया था। इसके अलावा दोस्तों, 2015 में ट्रायल कोर्ट ने मालिकों को दोषी ठहराया, लेकिन उनकी उम्र के कारण उन्हें कारावास से बचा लिया गया। हालांकि मालिकों पर प्रत्येक पर 30 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। उसके बाद दोस्तों, बाद में 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने गोपाल अंसल को 1 साल के लिए जेल भेज दिया, जबकि सुशील अंसल को उनकी उम्र के कारण बख्श दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों, उपहार में त्रासदी के बाद 30 जून 1997 को एसोसिएशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ द उपहार ट्रेजेडी AVUT का गठन किया गया, जो 28 परिवारों को एक साथ लाया। इस एसोसिएशन ने पीड़ितों को अपना दुख साझा करने और भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए कदम उठाने की जगह दी। इसके अलावा AVUT ने न केवल पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि केंद्र सरकार को दुर्घटना और आघात सेवाओं को बढ़ावा देने और आपातकालीन सेवाओं की स्थापना के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा दोस्तों, AVUT ने न केवल पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट को डिजास्टर और ट्रॉमा सर्विसेज को बढ़ावा देने और इमरजेंसी सर्विसेज की इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए मोटिवेट किया। दोस्तों, एसोसिएशन ने मुआवजे के रूप में 25 करोड़ रुपए जीते, तब उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में सिविल कंपनसेशन सूट फाइल किया। यह उनके संघर्ष और न्याय की मांग का एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। दोस्तों, यह था उपहार सिनेमा हॉल की घटना के कॉन्सिक्वेंसेस का एक्सप्लेनेशन। इस त्रासदी ने न केवल जुडिशियल सिस्टम को चुनौती दी, बल्कि हमें फायर एंड सेफ्टी इमरजेंसी सर्विसेज के इंपॉर्टेंस का भी एहसास कराया। तो दोस्तों, चलिए आइए इसके बाद अब हम बात करते हैं 13 जून 1997 को उपहार सिनेमा हॉल में हुई त्रासदी की करंट स्टेटस की। दोस्तों, इस हादसे को 2 दशक से भी अधिक समय बीत चुका है, लेकिन इस घटना की छाया अब भी इस इमारत पर मंडरा रही है। दोस्तों, यह इमारत अब दिल्ली की सबसे महंगी संपत्तियों में से एक है। दोस्तों, घटना के बाद से यह कॉम्प्लेक्स सील कर दिया गया था और अब यह आवारा लोगों, बेघरों और नशीली दवाओं का घर बन चुका है। दोस्तों, एक समय में जहां यह इमारत सिनेमा प्रेमियों से भरी रहती थी, आज यह स्थान आवारा लोगों और नशीली दवाओं के यूजर्स का अड्डा बन गया है। यह बदलाव इस इमारत के लिए एक दुखद और विडंबनापूर्ण अंत है। दोस्तों, फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ विक्टिम्स ऑफ उपहार ट्रेजेडी AVUT द्वारा क्यूरेटिव पिटिशन को खारिज कर दिया, जिसमें अंसल बंधुओं को लंबे समय तक कारावास की मांग की गई थी। इस फैसले ने अंसल बंधुओं को आगे के कारावास से मुक्त कर दिया और AVUT के सदस्यों ने न्याय की इस लड़ाई को लंबे समय तक जारी रखा। लेकिन अदालत के इस फैसले ने उनके संघर्ष को एक नया मोड़ दे दिया। इस घटना ने न्याय और सेफ्टी को लेकर कई बड़े सवाल खड़े किए, लेकिन आज भी इस इमारत की स्थिति हमें उस त्रासदी की याद दिलाती है। दोस्तों, यह थी उपहार सिनेमा हॉल की घटना की वर्तमान स्थिति। इस त्रासदी ने न केवल उन परिवारों को प्रभावित किया जो इससे जुड़े थे, बल्कि हमारी सामूहिक चेतना को भी झकझोर दिया। तो चलिए इसके बाद आइए दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं 13 जून 1997 को उपहार सिनेमा हॉल में हुई त्रासदी से सीखे गए सबकों की, यानी कि व्हाट लेसन्स वी लर्न फ्रॉम दिस इंसिडेंट, और इसके बाद पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस में आए बदलावों पर। तो दोस्तों, इस दुर्घटना ने हमें बहुत कुछ सिखाया और हमारी फायर एंड सेफ्टी पॉलिसीज को मजबूत बनाने की डायरेक्शन में इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाए। दोस्तों, उपहार सिनेमा की दुर्घटना पूरी तरह से ह्यूमन मेड थी और टाली जा सकती थी अगर नेसेसरी प्रिकॉशंस लिए गए होते तो। दोस्तों, यह घटना नेग्लेक्ट एंड लैक ऑफ प्रिपरेशन इन फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट का एक स्पष्ट उदाहरण है और यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज पर ध्यान दिया गया है, जिसमें सबसे पहले फायर कोड एंड दिल्ली सिनेमेटोग्राफी रूल्स का वायलेशन, जिसमें कि दोस्तों सिनेमा कॉम्प्लेक्स ने स्पष्ट रूप से फायर सेफ्टी नॉर्म्स का वायलेशन किया था। कोई पब्लिक एड्रेस सिस्टम नहीं थी जिससे पेट्रॉन्स को सेफ्टी की ओर ले जाया जा सके। एग्जॉस्ट लाइट्स और फुट लाइट्स जो थी वो वहां पर प्रेजेंट नहीं थी, जिससे ब्लैकआउट के दौरान लोगों को अपना रास्ता ढूंढना मुश्किल हो गया। और इलीगल कंस्ट्रक्शन और एक्स्ट्रा सीट्स इमरजेंसी के दौरान मूवमेंट को इंटरप्ट कर रही थी। इसके अलावा दोस्तों स्ट्रक्चरल डेविएशंस, जिसमें कि दोस्तों सिनेमा हॉल की स्ट्रक्चर में इलीगल डेविएशंस थे। बालकनी में कानूनी तौर पर आवश्यक 4 में से केवल 3 एग्जिट थे। कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ रेस्टोरेंट फ्रीवेज को इंटरप्ट कर रहा था, यानी कि दोस्तों कंस्ट्रक्शन वर्क जो था वहाँ पे रेस्टोरेंट का, वो वहाँ के जो फ्रीवेज थे उनको इंटरप्ट कर रहा था और पार्किंग में अधिक कारें खड़ी थी। इसके अलावा दोस्तों वायलेशन ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल्स,
दोस्तों, डीवीबी द्वारा इंस्टॉल्ड ट्रांसफार्मर में सीरियस वायलेशन थे, जैसे इंसुलेटर और फायर फाइटिंग डिवाइसेस की कमी, रूटीन मेंटेनेंस नहीं किया गया था और केबल जो थी वो डिसऑर्गेनाइज्ड थे। मतलब उसकी केबल्स जो थी वो डिसऑर्गेनाइज्ड थी। ट्रांसफार्मर का रिपेयरिंग वर्क अप्रोप्रिएट नहीं था और इनके कारण जो है वो वहाँ पर आग लगी। इसके अलावा दोस्तों, लैक ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स, जिसमें कि दोस्तों म्युनिसिपल काउंसिल के ऑफिशियल्स ने हॉल चलाने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी प्रदान किया था, बावजूद इसके कि वहां स्ट्रक्चरल डेविएशन और वायलेशन थे। यह वायलेशन की ओर से आंख मूंदने का स्पष्ट मामला था। इसके अलावा दोस्तों, लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस मेजर्स, जिसमें कि दोस्तों एक सिनेमा हॉल में बड़ी भीड़ हो सकती है, इसलिए पहले से तैयारियां होनी चाहिए थी, विशेषकर इवैक्यूएशन रूट से रिलेटेड इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल और अन्य तैयारी के उपाय जो थे वहां पे उपलब्ध नहीं थे। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इम्प्लीकेशंस ऑन पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस के बारे में। तो दोस्तों, 2003 में दिल्ली हाई कोर्ट ने फायर सेफ्टी के लिए विभिन्न उपाय सुझाए, जिनमें प्रत्येक सिनेमा हॉल में दर्शकों को गेटवेज के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री दिखाने की सिफारिश की गई थी। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में सिनेमा घरों के लिए गाइडलाइन तय किए, जिनमें इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान बनाना और इसे लाइसेंस अथॉरिटी से अप्रूव कराना शामिल था। उसके अलावा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी इंस्ट्रक्शन दिया कि थिएटर को प्रत्येक स्क्रीनिंग की शुरुआत में स्प्रेड अ लिटिल एडवाइस देनी होगी, मतलब एक लिटिल एडवाइस स्प्रेड करनी होगी अवेयरनेस के फॉर्म में, जो एस्केप रूट और इमरजेंसी एग्जिट दिखाए और यह इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करें और क्या ना करें यह समझाए। दोस्तों, हाफ ईयरली इंस्पेक्शन और फायर सेफ्टी रेटिंग भी अनिवार्य की गए। इसके अलावा दोस्तों, यह थे उपहार सिनेमा हॉल की दुर्घटना से लेसन्स वी लर्न फ्रॉम दिस इंसिडेंट, और इसके बाद इम्प्लीफिकेशंस ऑन पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस। दोस्तों, इस त्रासदी ने हमें सिखाया कि फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट की तैयारी में कोई भी कमी जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों चलिए, इसके बाद अब हम बात करते हैं उपार फायर ट्रेजेडी के निष्कर्षों पर। तो दोस्तों, यह घटना भारत की घातक फायर ट्रेजेडी में से एक मानी जाती है और इसके पीछे कई इंपॉर्टेंट बातें छिपी हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। जिसमें दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह कॉम्प्लेक्स दिल्ली के एक पॉश इलाके में स्थित था। बावजूद इसके यहाँ की इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस की कमी और नेग्लिजेंस के कारण यह त्रासदी घटी। यह घटना स्पष्ट रूप से वायलेशन ऑफ द लॉ को दर्शाती है, जिसमें ओनर्स के साथ साथ सिविल अथॉरिटीज जैसे कि एमसीडी एंड डीवीवी की भी जिम्मेदारी शामिल है। दोस्तों, इस घटना ने हमें यह सिखाया कि रूटीन इंस्पेक्शन और प्रॉपर मेंटेनेंस कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा दोस्तों, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन और रेगुलर चेक ऑफ इक्विपमेंट न केवल फायर एंड सेफ्टी को सुनिश्चित करते हैं बल्कि पोटेंशियल रिस्क को भी जो है वो रोकते हैं। दोस्तों, यह ट्रेजेडी एक स्ट्रिक्ट रिमाइंडर है कि हमें भारत में फायर एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट के प्रति गंभीरता से पेश आना चाहिए। हमें एक ऐसी कल्चर डेवलप करनी चाहिए जो सेफ रहने के लिए प्रॉपर बिहेवियर और फायर एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को अपनाएं। दोस्तों, उपहार फायर ट्रेजेडी से हमें जो सबक मिला है वह हमें सेफ और अलर्ट रहने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो उपहार सिनेमा फायर ट्रेजेडी की प्रॉपर डीप डिटेल केस स्टडी के बारे में। आई होप इससे आपको हेल्प मिली होगी फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस समझने में। फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट क्या रोल प्ले करता है किसी भी इंडस्ट्री में, उसकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के बारे में और उसको जानने के बारे में, उसको समझने के बारे में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी क्रिएट हुई होगी। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने उन फायर एंड सेफ्टी प्रोफेशनलिस्ट दोस्तों के साथ या कलीग्स के साथ शेयर करना ना भूलें जो फायर एंड सेफ्टी टेक्नोलॉजी या फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग में अपना फैक्टफुल नॉलेज इंक्रीज करना चाहते हैं। दोस्तों, दिस इज़ मी गौरव दुबे साइनिंग आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।